हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में EJMR का प्रयोग सीखे थे, तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूज ऑफ हैज हैव हैड सीखेंगे और उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर विल हैव और कहाँ पर शैल हैव का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनिएगा और आप एक पेन और कॉपी अवश्य ले लीजिए, क्योंकि वीडियोज के साथ साथ आप उसको लिखते भी चलेंगे ना, तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी लिए होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए हम सीखते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हैज कहाँ प्रयोग हुआ तो कहाँ हैव प्रयोग होगा, तो मैं एक ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हैज और हैव होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में प्रयोग किया जाता है तो आप कहोगे कि ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो यूज ऑफ हैड है वो आपका पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में, तो आप जवाब दोगे पास्ट टेंस में। जबकि विल शैल जो होता है वो आपका फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। किस टेंस में प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस में। अब आपसे हम और पूछेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, तो आप जवाब दोगे कि सर ये जो होता है ये इसका प्रयोग पास शब्द के रूप में किया जाता है। पास शब्द के रूप में, किसके शब्द के रूप में, पास शब्द के रूप में। तो इन तीनों का प्रयोग पास शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इनमें आप ये भी सीख सकते हैं कि पहचान क्या होगी, पास डॉट 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 होगा, पास है या हो, ऐसे शब्द आएंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इन सभी ट्रांसलेशन में वर्ब नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी, तो आप समझ जाइए कि वर्ब नहीं आएंगी। तो वर्ब क्या होती है तो आपको पता होगा कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में क्या आएगा, इसमें भी पास्ट शब्द आएगा और पहचान क्या आएगी, पास और डॉट डॉट था, थी, थे। ऐसे यहाँ भी आ सकता है हो, हूँ आ सकता है हूँ नहीं आ सकता है तो है आ सकता है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, पास, इसके आगे भी कुछ मिलेगा और डॉट डॉट होगा या होगी या होंगे। ऐसे आप समझ गए होंगे। चलिए हम सीखते हैं। आज हम सिर्फ सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। अरे सभी प्रयोग सीखेंगे भैया, लेकिन पहले अभी हम हैज हैव का प्रयोग सीखते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हैज होता है इसमें 3 अक्षर हैं, इसलिए आप एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करोगे। कितने वचनकर्ता के साथ, तो आप कहोगे कि सर हम इसे एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। कितने वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ। और जबकि हैव जो होता है, हैव का प्रयोग आप बहुवचनकर्ता के साथ करोगे। किसके साथ करोगे, बहुवचनकर्ता के साथ करोगे। अब आप पूछेंगे सर एक वचनकर्ता क्या है, तो मैं सीधा सा जवाब दूंगा कि जो एक वचन होता है वो ही होता है, सी होता है और इट होता है एवं नाम जो होता है, इन सभी के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनके साथ आप हैज का प्रयोग करोगे। अब हैव किसके साथ लगाओगे, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे तथा अन्य बहुवचनकर्ता के साथ, तथा अन्य बहुवचनकर्ता। अब ये अन्य बहुवचन का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ कि जैसे वे लड़कियाँ, उन लड़कियों के पास मोबाइल है, तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद हैज हैव लिखोगे, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लिखोगे, हैज हैव लिखोगे, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर जो अदर मटेरियल होगा आप उसे लिखोगे। फिर से समझ लीजिए, 2-3 ट्रांसलेशन का हम चर्चा कर लेते हैं। तो बनाते हैं, जैसे मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है,
मेरे पिताजी के पास बंगला है, मम्मी के पास रोटियां हैं, उनके पास कई गाड़ियां हैं। ऐसे ट्रांसलेशन में जैसे गाय के 2 सींग होती है, गाय के 1 पूंछ होती है, ऐसे ट्रांसलेशन में आप क्या लगाओगे? तो आप हैज हैव का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? हैज हैव। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो हैज हैव होगा वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा, जबकि पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होगा, और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा। सबकी पहचान मैंने लिखवा दी है, एक बार वीडियो पॉज करके आप जरूर पहचान नोट कर लीजिए। चलिए हम ट्रांसलेशन की चर्चा करते हैं। जैसे रमेश के पास कई मोबाइलें हैं, तो आप क्या करोगे? कहोगे सर सब्जेक्ट कौन है? तो मैंने बताया था रमेश, और सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने एक शब्द बताया था किसके पास इसमें लगाओगे। तो रमेश के पास, तो रमेश एक वचन है क्योंकि ये नाम है, तो रमेश के साथ हैज लगेगा। और कई की अंग्रेजी क्या लगाओगे? मैनी लगाओगे। और मोबाइल की अंग्रेजी क्या लगाओगे? मोबाइल्स लिख दोगे। तो रमेश हैज मैनी मोबाइल्स। जैसे मान लीजिए नहीं शब्द आता है तो उसकी ट्रांसलेशन की चर्चा हम करते हैं बाद में। उनके पास, उसके पास नहीं भैया, उनके पास घड़ियां हैं, तो यहाँ पे घड़ियां बहुत लोगों को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आप क्या लगाओगे? यहाँ भी हैव लगाओगे। क्या लगाओगे? हैव। तो उनके अंग्रेजी क्या लगाओगे? दे लगाओगे, और दे के पास हैव लगाओगे, और घड़ियां हैं तो वॉचेज लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वॉचेज, क्योंकि वॉच का मतलब होता है घड़ी, और ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी घड़ी। वैसे औसतन यहाँ पे वॉच ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दीवाल घड़ी की बात नहीं की गई है। चलिए हम आगे बताते हैं और इसका निगेटिव ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो निगेटिव स्ट्रक्चर होगी उसमें हैज हैव का प्रयोग में से सिर्फ हैव लगाओगे आप, और सब्जेक्ट लिखोगे सबसे पहले, फिर डू या डज नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डू या डज नॉट लगाओगे। तो आप पूछोगे डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा? मैं बताना चाहता हूँ कि जो डू होगा वो आप बहुवचनकर्ता के साथ लगाओगे, और जबकि एक वचनकर्ता के साथ आप डज लगाओगे, और फिर उसके बाद हैव लगाओगे। नॉट लगा के फिर क्या लगाओगे? हैव लगाओगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे। आप सोचोगे कि सर हैज के पश्चात नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए यहाँ पे आप औसतन यही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कि डज और डू नॉट के साथ हैव प्रयोग करोगे, क्योंकि हैव की हिंदी होती है पास शब्द। क्या होती है? पास शब्द। तो अगर अब आपके दिमाग में कभी भी, जैसे जेब में टॉफ़ी लिए हैं कि मेरे पास एक टॉफ़ी है, तो उसकी अंग्रेजी आप स्वयं बनाइए और बताइएगा कमेंट में। चलिए तो नॉट वाले के लिए मैं देखता हूँ। जैसे मेरे पास रोटियां नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? कहोगे मेरे शब्द के लिए यहाँ आई यूज होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रूप में है, तो आई के साथ यहाँ पे डू या डज। तो एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो डू होगा वो आपका बहुवचन के साथ यूज होगा, और जबकि जो एक वचन है उसके साथ आप क्या यूज करोगे? डज यूज करोगे। क्या यूज करोगे? डज। तो आई के साथ डू लगेगा, और फिर नॉट लगाओगे, तो आई डू नॉट। हैव लगाओगे, पास शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? तो आप बताओगे हैव होती हैं। तो आई डू नॉट हैव। क्या नहीं है आपके पास? रोटियां नहीं हैं, तो आई डू नॉट हैव रोटीज। जैसे मम्मी के पास पायल नहीं है, ऐसे ट्रांसलेशन आ गया, मम्मी के पास पायल नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी शब्द हटा दीजिए या दुकानदार लगा दीजिए। दुकानदार के पास पायल नहीं है, तो दुकानदार की अंग्रेजी क्या होगी? शॉपकीपर होगी। तो शॉपकीपर के पास नहीं है, तो शॉपकीपर एक वचन है, तो डज नॉट की डू नॉट। तो आप तुरंत जवाब दोगे कि यहाँ पे शॉपकीपर की बात की गई है, इसलिए एक वचन होगा। और मैं पूछूंगा डज नॉट लगेगा डू नॉट, तो आप कहोगे डू नॉट लगेगा। फिर पास शब्द की अंग्रेजी क्या लगेगी? तो आप बताओगे हैव लगेगी।
और उसके बाद क्या नहीं है, पायल, तो पायल के लिए ANKLE का लगा सकते हो। जैसे कुछ ट्रांसलेशन आते हैं और उस ट्रांसलेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि पास शब्द नहीं आता है। जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता था कन्वर्सेशन, तो उसमें पूछा जाता था कि हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, तो आप रटा रटा ट्रांसलेशन बोल देते थे, आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव 1 सिस्टर, आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो सिस्टर, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो वही ट्रांसलेशन को आज हम सीखते हैं कि जैसे गाय के 2 सींग होती है, गाय के 2 सींगें होती हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप ध्यान से देखिएगा, तो पास शब्द नहीं आया है तो आप सोचोगे ट्रांसलेशन में पास नहीं आया है, तो इसलिए आप हैव नहीं लगाओगे, तो ये गलत बात है। इसमें क्या लगाओगे आप खुद बताइए। तो यहाँ पे गाय के लिए आप काऊ लगाओगे और काऊ के साथ क्या लगाओगे, एक वचन है इसलिए हैज लगाओगे, और हैज के तुरंत पश्चात 2 सींग हैं तो 2 लगाओगे और यहाँ पे हॉर्न्स लिख दोगे। तो काऊ हैज कितनी हॉर्न्स, तो आप तुरंत जवाब दोगे काऊ हैज 2 हॉर्न। ऐसे बना सकते हो, गाय की एक पूंछ है तो काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, ठीक है ना। मेरे पास 2 हाथ हैं तो आई हैव 2 हैंड, मेरे पास 2 पैर हैं तो आई हैव 2 फीट। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन की चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में आप क्या करोगे, आपको पता है कि सर बार बार बताते हैं यस या नो टाइप में दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो यस या नो टाइप का हो तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। तो डू या डज सबसे पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैव लिखोगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे और क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। सॉरी, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए हम एक बार फिर से सीखते हैं ट्रांसलेशन क्या वाला। तो जैसे आ गया, क्या दूधिया के पास दूध है, तो आप क्या कहोगे, अगर होगा तो वह आंसर देगा हाँ या ना, इसलिए जब आंसर हाँ या ना में मिले तो उसको यस या नो टाइप बोलते हैं। तो क्या शब्द आया है, तो डू या डज में आगे क्या लगाए, तो दूधिया के ऊपर डिपेंड करेगा, दूधिया एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप तुरंत कहोगे सर एक दूध वाले की बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। अब दूधिया का अंग्रेजी में दूध वाला होता है, तो दूध मीन्स होता है मिल्क, और वाला की अंग्रेजी मैन लगा दोगे, तो डज मिल्क मैन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया गया है, उसके पश्चात हैव लगाओगे, तो डज मिल्क मैन हैव, क्या है इसके पास, तो मिल्क है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। हमारे ख्याल से आपको ये ट्रांसलेशन भी क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। जैसे क्या, उन लोगों के पास घर है, आप इनकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, तो आप सोचिए और बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तब तक इस ट्रांसलेशन को हम अपीयरिंग रखते हैं। चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ साथ मान लीजिए ट्रांसलेशन WH टाइप वर्ड वाले हों, तो आप क्या करोगे, तो WH टाइप वर्ड में आप क्या करोगे, WH टाइप वर्ड पहले लिख लोगे और WH टाइप वर्ड के तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे और ट्रांसलेशन बना लोगे। जैसे कितने बच्चों के पास किताबें हैं, कितने बच्चों के पास किताबें हैं, तो आप जवाब दोगे कि यहाँ पे कितने बच्चे। अगर कभी भी कितना कितनी के साथ जो कुछ भी जुड़ा होता है तो उनकी अंग्रेजी हमेशा साथ में बनती है। तो कितने बच्चों की अंग्रेजी हाउ मैनी बॉयज़ लिखा जाएगा, बॉयज़ नहीं लिखा जाएगा, चिल्ड्रन लिखा जाएगा यहाँ पे। अब ये बताइए इंडिकेट एक वचन को कर रहा है तो बहुवचन को, तो आप कहोगे सर ये बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम मैं पूछूंगा यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो आप कहोगे डू लगेगा। सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया है तो बचेगा क्या, हैव बचेगा, तो यहाँ हैव लिख दोगे और उसके बाद किताबें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बुक्स हो जाएगी। तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू हैव बुक्स। एक ट्रांसलेशन और देख लेते हैं, क्या उनके पास यह घर क्यों है,
यह घर क्यों है, तो मैंने बताया क्यों शब्द की अंग्रेजी आप सबसे पहले बनाओगे। अगर क्यों, कहाँ, कैसे, इन सभी की अंग्रेजी आपको सीखनी है तो आप PGMR वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके नीचे आपको उसकी लिंक या हमारे चैनल में ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। उनके पास यह घर क्यों है, तो क्यों शब्द पहले आया है, मतलब बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे। और हवाई के तुरंत पश्चात डू या डैश, तो पूछेंगे उनके बहुवचन हैं तो इसलिए डू लगेगा, और उनके एक अंग्रेजी दे लगेगा। व्हाई डू दे, हैव लगाओगे, और यह घर की अंग्रेजी लिखोगे दिस हाउस। क्या लिखोगे भैया, दिस हाउस। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं। चलिए भैया, एक बार हम फिर इंट्रोगेटिव सीख चुके थे, तो अब हमने सोचा कि आपको हेड के बारे में बता दें। तो हेड का प्रयोग एकदम आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। ना तो इसमें आपको एक वचन ढूंढना है, ना ही बहुवचन ढूंढना है। तो सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर याद कर लो। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेड लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर अदर लिखोगे भैया। उसके पश्चात निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सब्जेक्ट फिर डिड नॉट लगेगा, क्योंकि हैड नॉट का यूज थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। वो भी ट्रांसलेशन पूर्णतः सही है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है डिड नॉट, जो बोलने में अच्छा लगे, मैंने बताया भी है, उसी की इंग्लिश बनती भी है। तो सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात डिड नॉट लगेगा, और फिर हैव लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, फिर अदर लिख देना। इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, डिड लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, फिर हैव लिख देना है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर मटेरियल। जैसे मैं दो ट्रांसलेशन आपके समझ लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आया है मेरे पास कुर्सियाँ थीं, तो मेरे पास कुर्सियाँ थीं, तो आई, इसकी अंग्रेजी, मेरे की अंग्रेजी आई होगी, और आई के पश्चात क्या लगाओगे, सिंपल ट्रांसलेशन है तो हेड लगाओगे। और ये क्या है, कुर्सियाँ हैं, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कुर्सियों की अंग्रेजी चेयर्स होगी, तो आई हैड चेयर्स। राधिका के पास पुस्तकें थीं, तो राधिका एक वचन है, एक बहुवचन है, तो आप बताओगे सर राधिका एक वचन है। मैं कहूँगा ना, तो इसमें एक वचन से मतलब है, ना ही बहुवचन से मतलब है। उसके बाद ये बताइए राधिका के साथ क्या लगाओगे, नहीं शब्द आया है तो डिड नॉट लगाओगे, तो राधिका डिड नॉट। और पास शब्द के लिए क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, तो राधिका डिड नॉट हैव। क्या नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, तो पुस्तकें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, तो राधिका डिड नॉट हैव बुक्स हो जाएगा। हमारे ख्याल से आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले आएगा, तो मेरे पास कुर्सियाँ थी, तो यहीं पे क्या जोड़ दोगे, तो क्या मेरे पास तो कुर्सियाँ थी, तो मैंने कहा डिड आप आगे कर लीजिए। तो चलिए हम डिड आगे कर लेते हैं। डिड के तुरंत पश्चात मेरे की अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या है, मेरा, तो मेरे का अंग्रेजी आई होगा, और इसके तुरंत पश्चात हैव लगेगा, और वहाँ पे फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सियाँ, तो डिड आई हैव चेयर्स, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब दूसरा ट्रांसलेशन मान लीजिए यही क्या वाला बना लेते हैं। क्या राधिका के पास पुस्तकें नहीं थी, तो क्या के लिए डिड आगे करोगे, डिड फिर राधिका लिखोगे, तो डिड राधिका, फिर उसके बाद लगाओगे हैव, फिर लगाओगे नॉट, फिर उसके बाद लिख दोगे चेयर्स। इसमें आपको कोई डाउटेड नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम विल शैल के साथ हैव का प्रयोग सीखेंगे। तो आप कैसे समझेंगे, तो मैंने इसकी पहचान बताया था कि जैसे पास डॉट डॉट होगी, जैसे राम के पास मोबाइल होगी, तुम्हारे पास खिलौना होगा, तुम्हारे पास ढेर सारे नॉलेज होंगे, मेरे पास एक वस्तु होगी। ऐसे ट्रांसलेशन में आप विल शैल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब आप कंफ्यूज में होंगे कि कहाँ विल लगेगा, तो शैल कहाँ लगेगा। तो एक बात बता रहे हैं आपसे, जो शैल होगा वो हमेशा आई और बी के साथ शैल लगाइएगा। हमेशा के लिए याद कर लीजिए बाबू कि आई और बी के साथ क्या लगाओगे, शैल लगाओगे, और जितने भी बचेंगे अड़ोसी पड़ोसी उन सभी के साथ विल लगाओगे। ये भी तो आप आसानी से याद ही कर सकते हैं कि जो विल होता है वो अन्य सभी के साथ लगेगा, लेकिन शैल सिर्फ दो लोगों के साथ लगेगा। और ये दो लोग कौन कौन हैं, मैं हूँ और हम हैं। क्या हैं, मैं हूँ और हम हैं। तो चलिए हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, फिर विल लिखेंगे, फिर शैल लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे,
लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। जैसे मैंने एक ट्रांसलेशन लिखा, राम के पास घड़ी होगी, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है। अच्छा ये बताइए राम जो है आई और वी है, तो आप जवाब दोगे नहीं है, इसलिए पूछूंगा विल लगेगा कि शैल, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि विल लगेगा सर। और यहाँ तुरंत पश्चात क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, तो राम विल हैव। अब क्या है उसके पास बताइए, तो आप तुरंत बताओगे कि सर घड़ी है, तो मैं पूछूंगा घड़ी की अंग्रेजी क्या होती है, वॉच होती है। और दीवार घड़ी की अंग्रेजी क्या होती है, तो क्लॉक होती है। उसके पास साइकिल होगी, तो यहाँ पे उसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर ही होगी। और उसके पास यहाँ पास शब्द आया है और होगा, होगी, होगे आया है, तो विल या शैल लगेगा। तो मैं पूछूंगा विल की शैल, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ये आई और वी नहीं है, इसलिए यहाँ पे विल लगेगा, क्या लगेगा, बिल। और उसके तुरंत पश्चात हैव लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल, तो साइकिल को अंग्रेजी में CYCLE बोलते हैं। हमारे पास मोबाइल होगी, तो हमारे एक अंग्रेजी यहाँ जैसे लग रहा है आवर होगी, लेकिन नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पे इसकी अंग्रेजी वी होगी, क्या होगी, वी। और वी के साथ तुरंत लगेगा क्या, शैल की विल, तो आप कहोगे सर आई और वी में से एक कोई एक है, इसलिए शैल लगेगा। और फिर हैव लगाओगे, और क्या होगी, साइकिल मोबाइल होगी, तो मोबाइल को चाहे मोबाइल पढ़ो और चाहे मोबाइल पढ़ो, दोनों की अंग्रेजी सेम होती है। चलिए ठीक है, हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। निगेटिव आएगा तो राम के पास घड़ी नहीं होगी, तो राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव। घड़ी का अंग्रेजी क्या लगाओगे, वॉच लगा दोगे। अब मान लीजिए ये ट्रांसलेशन क्या में आएगा, तो यही विल को उठा के क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए, और ट्रांसलेशन बनेगा क्या, राम के पास घड़ी होगी, तो विल, और फिर लिखोगे राम, और उसके साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, और विल राम है वॉच लगा दोगे, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दोगे। हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो भी ट्रांसलेशन आपको डाउटेड होंगे वो आप हमारे लिंक नंबर पे कॉल करके भी आप बताइएगा वीडियोज कैसे हैं, और उस पर कमेंट भी बताइएगा, ताकि मैं इस पे और अच्छे से काम कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कंटेंट थोड़ा थोड़ा पर डे एक नए एक वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि यह चैनल जल्द से जल्द काफ़ी फेमस हो सके। धन्यवाद।